सूरज, जा बेटा नंदन को बुला ला, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, पहले मुझे खाना दे दो, मैं खाकर चला जाऊं, फिर बुला लेना भैया को। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं खाना भैया के साथ, वो हर बात पर मुझे टोकते रहते, ऐसे मत बैठ वैसे मत खा, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगे। ओहो, तो बड़ा तो वही है ना तुझसे, तू बुरा क्यों मानता है? रहने दो माँ, तुम भी हमेशा भैया की साइड लेती हो। ऐसा करो, तुम पहले भैया को ही खिला लो, मैं बाद में खा लूंगा। ये कहकर कादम्बिनी का छोटा बेटा सूरज घर से बाहर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद उसका बड़ा बेटा नंदन घर में आता है। माँ, खाना तैयार है क्या? हाँ, खाना तो कब से तैयार है। सूरज ने तुझे, ओहो ये लड़का भी ना, चल छोड़, आजा मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे है कहाँ लाड साहब? गया होगा अपने दोस्तों से मिलने, आ जाएगा अभी। बस तुम इसी तरह उसे शह देती रहो माँ, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, ये नहीं कि खेत में आकर मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दे। कैसे आएगा तेरे साथ वो, जब तू सारा दिन उसे डांटता ही रहेगा। बेटा माना कि तू बड़ा भाई है उसका, लेकिन बाप नहीं हूँ, यही कहना चाहती हो ना माँ? तो ठीक है, फिर आज के बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा उसे, जो मर्जी आए करे मेरी बला से। ओफो, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो, गुस्सा तो नाक पर रखा है दोनों के। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम दोनों भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। वो तो इस जन्म में होने से रहा माँ। ये कहकर नंदन भी घर से चला गया और कादम्बिनी ने अपना सिर पकड़ लिया। असल में जब से कादम्बिनी के पति की मौत हुई थी, तब से घर चलाने का सारा दारोमदार उसके बड़े बेटे नंदन पर आ गया था। अपने पिता के खेत में जी तोड़ मेहनत करके वो किसी तरह घर खर्च चला रहा था। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सूरज, जिसे खेतीबाड़ी का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, वो अपना कुछ काम शुरू करना चाहता था, लेकिन घर की माली हालत को देखते हुए फिलहाल ये मुमकिन नहीं था। बात तो तुम्हारी ठीक है सावित्री जीजी, लेकिन ये दोनों अगर ना माने तो। अरे ऐसे कैसे ना मानेंगे, तुम माँ हो दोनों की, पहले थोड़ा रोना धोना करना, और अगर उससे बात ना बने तो दे देना धमकी कि चली जाओगी सब छोड़ छाड़ कर किसी आश्रम में। हैं? मैं आश्रम में? ना बाबा ना, मैं चली गई तो इन दोनों का ख्याल कौन रखेगा? अरे इसी चिंता से मुक्ति का रास्ता तो बता रही हूँ तुम्हें। दोनों सगी बहनें हैं, आपस में हमेशा मिलजुल कर रहेंगी। बस अब तुम देर ना करो, एक ही मंडप में कर दो दोनों का ब्याह और सौंप दो अपने दोनों बेटे अपनी बहुओं को। नंदन और सूरज के लिए सगी बहनों का रिश्ता आया था, गीता और नीता, जिनमें गीता बड़ी थी और नीता छोटी। कादम्बिनी ने किसी तरह अपने दोनों बेटों को शादी के लिए राजी कर लिया और अपने घर में सुख शांति के सपने देखने लगी। चुप कर तू, मुझे अच्छे से याद है माँ ने ये वाली साड़ी मेरे लिए खरीदी थी और वो गुलाबी वाली तेरे लिए। हा, तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? ऐसा तो नहीं हो पाएगा दीदी, ये भारी वाली साड़ी मेरी है, तुम रखो वो हल्की वाली। और हाँ, वो कानों के झुमके जो तुमने कल पहने थे वो भी लाकर दे दो मुझे। तुम्हारा क्या भरोसा, क्या पता उन्हें भी हथिया लो मुझसे। ओहो, क्या कर रही हो तुम दोनों? सगी बहनें हो तो तुम्हारे बीच तो तेरा मेरा होना ही नहीं चाहिए। चलो अब ये सब छोड़ो और जाकर घर के काम संभालो। कादम्बिनी के कहने पर दोनों बहुएं वहां से चली तो गईं, लेकिन फिर कुछ देर बाद, देख नीता, मान जा तू वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। अच्छा, और मैं क्या बस देखती रहूंगी? इस कलचुली से तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी मैं। हाँ, अरे अरे क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो ये सब, मुझे बताओ अब क्या हो गया। देखिए ना माँ जी, मैं अच्छा भला यहाँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी, ये महारानी आई और इतना सारा कूड़ा डाल गई यहाँ। अब बताइए कौन साफ करेगा इसे? वही जिसका काम है झाड़ू लगाना। मैं भी तो रसोई में सबके लिए खाना बना रही हूँ, मैं तो कोई नखरे नहीं कर रही। इन्हें जरा से काम में आफत आ गई। देख रही है माँ जी कैसे कैची के जैसे जुबान चला रही है। मेरा ना सही पर आपका तो लिहाज करना चाहिए। देख भी रही हूँ और सब समझ भी रही हूँ। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे कम थे क्या जो इन दोनों को भी भेज दिया मेरे घर? घर कहाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है ये तो अब। लेकिन अब बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आखिरकार सबकी बेहतरी के लिए कादम्बिनी ने अपने घर का बंटवारा कर दिया। नंदन ने खेती को चुना तो वहीं सूरज ने घर की पालतू गाय को रख लिया, जिसके दूध को बेचकर वो अपना और नीता का गुजारा कर सकता था। लेकिन एक मसला अब भी बाकी था, जिसे लेकर दोनों भाइयों में बहस छिड़ने वाली थी। माँ, तुम मेरे साथ रहोगी? नहीं माँ, मैं तुम्हें रखूंगा। इनसे कह दो इनकी दादागिरी और नहीं चलेगी। चुप करो दोनों, तुम दोनों मेरी चिंता छोड़ो और अपनी अपनी गृहस्थी संभालो।
मेरा जब जिसके साथ रहने को मन करेगा मैं उसी के साथ रह लूंगी। चलो अब जाओ यहाँ से। लाख कोशिश करके भी कादम्बिनी अपने टूटते घर को नहीं बचा सकी और इस बात का उसे बहुत दुख था। दुख इस बात का भी था कि दो जवान बेटे होने के बाद भी कादम्बिनी की माली हालत गांव में सबसे कमजोर थी। नंदन का सिर्फ खेती से और सूरज का सिर्फ दूध बेचकर गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ नंदन, किसका फोन था? शहर से मामा जी का फोन था माँ। वो कल आ रहे हैं पर ऐसे अचानक? अमन का रिश्ता तय हो गया। अगले महीने की शादी है तो उसी का न्योता देने आ रहे हैं शायद। अच्छा, तो अकेले आ रहे हैं या फिर? मामा मामी दोनों आएंगे, बोल तो यही रहे थे। अरे तू कोई बहाना बना देता ना। मामा तो ठीक है पर तेरी मामी, बाप रे बाप, उसने अगर देख लिया ना इन देवरानी जेठानी का झगड़ा तो बस हो गया। फिर तो पूरी रिश्तेदारी में गा देगी वो और ऊपर से खातिरदारी करनी पड़ेगी सो अलग। अब जो भी है माँ, निभाना तो पड़ेगा ही। मामा मामी कितने सालों के बाद आ रहे हैं। कादम्बिनी को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी भाभी के सामने अपने परिवार का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। तो उसने बहुत सोच समझकर अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और फिर उनसे कहा, बस एक दिन के लिए किसी तरह गुजारा कर लो। कल शहर से भैया भाभी आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घर के बंटवारे की बात उन्हें पता चले। कादम्बिनी के कहने पर गीता और नीता एक दिन के लिए साथ रहने को मान तो गई, लेकिन अब मसला ये था कि मेहमानों के लिए खाने में बनाया क्या जाए। दाल मखनी, हाँ वही बनाते हैं। अच्छा, और उसमें पड़ने वाला माल मसाला कहाँ से आएगा? बोल, तू लेकर आएगी क्या? मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो बस एक बाल्टी दूध रखा और कुछ भी नहीं। और मेरे पास ढेर सारी पालक जो अभी खेत से तोड़कर लाई हूँ। हाँ तो पालक पनीर बना लो ना, क्या दिक्कत है? अरे हाँ, ये हो सकता है। चलो फिर मैं जाकर दूध से पनीर बना लेती हूँ। और मैं तब तक पालक तैयार कर लेती हूँ। जेठानी देवरानी पहली बार मिलजुल कर कुछ बना रही। ये देखकर कादम्बिनी को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर गीता के खेत की ताजी पालक और नीता के घर से आए ताजे पनीर ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भाई वाह, मजा ही आ गया बहना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये पालक पनीर किसने बनाया है, जेठानी ने कि देवरानी ने? दोनों ने मिलकर बनाया है। आपको पसंद आया भैया? जी, वैसे अगर हलवाई घर में ही है तो फिर किसी और की क्या जरूरत? मतलब कि अगर दोनों बहुएं मिलकर इतना अच्छा पालक पनीर बना लेती हैं तो शादी का खाना इन्हीं से क्यों नहीं बनवा लेते? कादम्बिनी की भाभी ने वैसे तो ये बात मजाक में कही थी। असल में उसका मकसद गीता और नीता का मजाक उड़ाना ही था, लेकिन कादम्बिनी ने इसे दिल पर ले लिया और फिर हाँ क्यों नहीं, मेरी बहुएं मिल जाए ना तो बड़े से बड़े हलवाई फेल हैं उनके सामने। ये पालक पनीर तो बस एक नमूना है। क्यों बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये कहकर कादम्बिनी ने जैसे ही गीता और नीता की तरफ देखा तो वो दोनों मुस्कुराने लगी, क्योंकि अब वो भी समझ गई थी कि चाहे बहनों के रूप में हो या जेठानी देवरानी के रूप में, मिलकर वो कुछ भी कर सकती हैं। पास ही खड़े नंदन और सूरज भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मिलकर पालक पनीर का ढाबा चलाने का आइडिया आ चुका था।